Assalamualaikum. Biology grade 10 FPISC डोमेन ह्यूमन फिजियोलॉजी सब डोमेन डाइजेस्टिव सिस्टम के आज एक्सरसाइज करेंगे फ्रॉम कैंथा पब्लिशर। ये सारे एसएलओ जाते हैं FPISC की तरफ से इस चैप्टर को इसके सबसे पहले एसएलओ से रिलेटेड MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस इन द कैंथा पब्लिशर की बुक ये हैं। इसका सबसे पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसका आंसर है एब्जॉर्प्शन। दूसरा MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन बिफोर एब्जॉर्प्शन। तो इसका भी आंसर हमें पता है वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। फैट और विटामिन को चाहिए होती है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स को भी चाहिए होती है, प्रोटीन्स को भी चाहिए होती है। तो विटामिन, मिनरल्स और वाटर को नहीं चाहिए होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो रिमूविंग जो करना होता है यूरिन के थ्रू, ठीक है, यूरिन की फॉर्म में जो रिमूवल होता है ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट वो फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं है। फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा जो है वो फीसिस हो सकता है, ठीक है, बट यूरिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है differentiate between digestion and absorption in terms of their functions in the digestive system। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया कि डाइजेशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन है केमिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल सॉल्युबल वंस। तो मैं इसकी डिटेल्ड वन शॉट वीडियो बना चुकी हूँ, अलग अलग से सारे एसएलओस भी समझा चुकी हूँ। एक्सरसाइज इज जस्ट एन ओवरव्यू। तो उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है इसके अंदर स्मॉल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आपके ब्लड और लिम्फ में ऐड हो जाते हैं। तो इससे अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है नेम द 5 स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें पता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और थर्ड हमसे शॉर्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डू फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और जब तक आप उनको सॉल्युबल मोनोमर्स में नहीं तोड़ेंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर सकेंगे और आपके सेल को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। अगला एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। वो हमसे कहता है डिस्क्राइब द 5 स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन व्हाई ईच स्टेज इज एसेंशियल। देखें, जो लॉन्ग क्वेश्चन मेरे हिसाब से होगा नहीं वो इस तरह का होगा कि मैं उसे पूरा सॉल्व करूँ, तो वो मैं पूरा सॉल्व करूँगी। बाकियों को मैं आप लोगों के साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँगी एंड उसकी हेडिंग्स एनलिस्ट कर दूँगी, तो आप लोगों ने उसे खुद एक्सटेंड करके लिखना होगा, ठीक है। तो ये वाला इसके अंदर जो स्टेजेस होती हैं फूड प्रोसेसिंग, इंजेक्शन सबसे पहली स्टेज है, मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है एंड देन आप लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये होता क्या है, ठीक है। तो ये खाने को अपने अंदर लेके जाने का प्रोसेस है और ये बॉडी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। दूसरी स्टेज है डाइजेशन। इसका फंक्शन होता है इसे मैकेनिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन करना है फूड को। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को एब्जॉर्बेबल मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद तीसरी स्टेज है एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर आप लोगों के डाइजेस्टेड मैटर जो है वो लिम्फ और ब्लड के अंदर ऐड होता है और ये इसलिए एसेंशियल है कि इसने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं आपकी बॉडी को। चौथी स्टेज जो है वो है एसिमिलेशन, यानी आपके जो सेल्स हैं वो यूज़ करें, वो यूटिलाइज करें उन सारे न्यूट्रिएंट्स को और वो न्यू प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं और एनर्जी बना रहे हैं। और ये एसेंशियल इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू ग्रोथ होनी है, रिपेयर होनी है एंड मेटाबॉलिज्म होना है। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है इजेशन, यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर एज फीसिस। ये एनएस के थ्रू होता है, ठीक है। और ये ताकि आप लोग जो टॉक्सिक आप लोगों का वेस्ट है आप लोगों के गट के अंदर या जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड मैटर है, उसको आप लोग रिमूव कर सको, ये इसलिए एसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद अगला सेल हो जाता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हमारे पास ये हैं, ठीक है, नजर आ रहे होंगे उम्मीद है। सबसे पहला है इफ यू पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर दे अकर इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द थर्ड इवेंट इन द सीरीज वुड बी। तो थर्ड इवेंट ये कह रहे हैं, हम लोगों ने 4 आपको इवेंट्स हैं, आप लोगों ने इनको अरेंज करना है, थर्ड इवेंट कौन सा होगा। सबसे पहले वो कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक। देखें, प्रोटीन डाइजेशन हमेशा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीट होने के बाद ही होगी, तो प्रोटीन डाइजेशन को हम लोग सेकंड पे रखते हैं। HCl एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन। तो देखें, जब तक पेप्सिनोजन एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेशन तो हो नहीं सकती। तो सबसे पहले आ जाएगा गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन, उसके बाद आ जाएगी HCl जो हमें कर रहा है एक्टिवेट कर रहा है पेप्सिनोजन को। थर्ड पे आ जाएगा हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक और लास्ट पे हमारे पास आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। तो इसका आंसर हमारे पास होगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमसे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। तो स्टमक जो है वो प्रोटीन डाइजेशन करता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन बाइल प्रोडक्शन, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन कोई चीज़ सिक्रेट नहीं करता, तो उन्होंने बोला बाइल सिक्रेट करता है, इन्होंने गलत बोला तो हम लोगों ने इसे टिक लगा दिया।
थर्ड वाला हमसे कह रहे हैं द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, विच टू स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ फैट। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर उन्होंने हमें 1 के थ्रू दिखाया ना, वो हमारे पास है एसोफेगस, ठीक है। 2 पे उन्होंने हमें दिखाया है हमारा स्टमक, 3 पे वो हमें दिखाते हैं पैनक्रियाज, 4 पे हमें दिखाते हैं लिवर एंड 5 पे हमें दिखाते हैं गॉल ब्लैडर। तो इसका आंसर है 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि जो लिवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है और बाइल ने फैट डाइजेशन में हेल्प करनी है, इसने इमल्सिफाई करना है उसे, और गॉल ब्लैडर इस बाइल को स्टोर करता है। तो 4 और 5 जो है वो हेल्प करते हैं इन फैट डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगला एमसीक्यू हमसे कहता है आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर अ पर्सन माइट नीड टू लिमिट हिज और हर डाइटरी इंटेक ऑफ। देखें गाल ब्लैडर ने करना क्या, आप लोग पहले सोचें ना कि गाल ब्लैडर रिमूव हो जाए तो पर्सन को क्या करना पड़ेगा। आप लोग पहले सोचें गाल ब्लैडर ने करना क्या। गाल ब्लैडर ने वो बाइल स्टोर करना है जिसने फैट डाइजेशन में हेल्प करनी है। तो अब जब उसके पास वो बाइल ही नहीं है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो वो जो पर्सन है उसे अपनी फैट इनटेक को कम से कम करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 एंड 6 आर बेस्ड ऑन द फिगर बिलो। कहने से नीचे वाले जो 2 क्वेश्चन है ना 5 और 6 वो इस वाली फिगर पे बेस करते हैं। तो उन्होंने हमें पी के थ्रू दिखाया है हमारा लिवर, क्यू पे उन्होंने हमें दिखाया हमारा स्टमक, आर पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टी पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमसे कहते हैं डायग्राम अबव शोज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विच ऑफ द पार्ट्स इज इन्वॉल्व्ड इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो अब्जॉर्प्शन करता है आर पार्ट, इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर्स इन टी। तो टी है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसका आंसर है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एनएस के थ्रू रिमूवल होने जा रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। उसके बाद हमसे अगला सवाल वो करते हैं व्हाट डज द टर्म काइम रेफर टू। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोगों के स्टमक को लीव कर रहा होता है आप लोगों का डाइजेस्टेड फूड, उसे हम लोग काइम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, दैट इज बाइल। बाइल गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा नहीं है, वो आप लोगों का लिवर थ्रू योर गॉल ब्लैडर आप लोगों के वो सिक्रेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ लेते हैं हमारे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमसे पूछते हैं रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन प्रोसेस। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि लुब्रिकेट करता है फूड को और अपने एंजाइम्स के थ्रू ये स्टार्च को और लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा क्या है। तो इसके अंदर म्यूकिन होता है यानी म्यूकस और वाटर का मिक्सचर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, अमाइलेज होता है, लिंगुअल लाइपेज होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके बाद हमसे वो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं नेम द मेन रीजन्स ऑफ द स्टमक। तो इधर कार्डियक आप लोगों का जो ऊपर एसोफेगस की तरफ खुल रहा होता है उसे को कार्डियक कहते हैं, फंडस होता है, मैंने सब कुछ लेबल किया है। फिर बॉडी होती है एंड जो नीचे खुल रहा होता है टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन उसे हम लोग पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है। अब ये वो हमसे अगला सवाल कर रहे थे कि कार्डियक एंड पाइलोरिक स्पिंचर्स के आप लोगों ने रोल बताने। तो मैंने रोल बता दिया कि ये जो कार्डियक स्पिंचर है क्योंकि वो ऊपर एसोफेगस की तरफ मिल रहा होता है तो उसका फंक्शन है कि उसने बैक फ्लो ऑफ एसिड टू एसोफेगस को प्रिवेंट करना है। एंड पाइलोरिक स्पिंचर ने क्या करना है, इसने रेगुलेटेड रिलीज करना है ऑफ काइम फ्रॉम द स्टमक टू द जिर्निनम। देखिए अब काइम थोड़ा सा ही नहीं होगा क्योंकि आप लोग खाना खाना है तो स्लोली स्लोली काइम बनता जा रहा है, तो इसने एक रेगुलेटेड रिलीज करना है टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद अगला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चर्निंग इन द स्टमक एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डाइजेशन। तो अगर मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कराऊंगी, चर्निंग वो प्रोसेस है इसके अंदर आप लोगों का फूड मिक्स हो रहा है इन योर स्टमक ताकि डाइजेशन में हेल्प हो सके। तो चर्निंग एक मैकेनिकल मिक्सिंग है, ठीक है। और ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि स्टमक की वॉल्स के अंदर जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो अपनी कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू चर्निंग कराते हैं और ये जो है कि हेल्प करता है, जब ये मिक्स कराओ तो हेल्प करता है ताकि फूड को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन किया जा सके और उसे गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह मिक्स करके खाना बनाया जा सके। उसके बाद जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि मेन फंक्शंस ऑफ ज्यूडेनम को आपने एनालाइज करना है। तो ये कायम को रिसीव करता है, ठीक है। ज्यूडेनम पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे बाइल सिक्रीट होता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। और सारे पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं वो कायम के साथ मिल जाते हैं और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर हमारे पास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिड को, ठीक है। उसके बाद हमसे अगला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं हाउ डू द फंक्शंस ऑफ द पैनक्रियाज कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जिसके अंदर बहुत से एंजाइम्स हैं, हम लोग इसे डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो मेन एंजाइम्स हैं वो ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। तो और बाकी बाइकार्बोनेट आयंस हैं जिन्होंने न्यूट्रलाइज करना है आपके एसिडिक काइम को जो स्टमक से आ रहे हैं। उसके बाद अगला हमसे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट रोल डज द लार्ज इंटेस्टाइन प्ले इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन असल में
वाटर और मिनरल सोर्स को एब्जॉर्ब करना है एंड देन फीसिस के फॉर्म में अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिलीज करना है थ्रू एनएस। ठीक है, उसके बाद हमसे लास्ट शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टैन कलर्ड ऑर्गन एंड द ग्रीन कलर्ड ऑर्गन शो है। तो टैन कलर्ड ऑर्गन जो है वो लिवर है, इसका फंक्शन है इसने बाइल सिक्रीट करना है, इसने टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करना है एंड इसने ग्लाइकोजन को स्टोर करना है। लिवर का फंक्शन पे पूरा एसएलओ था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे कहते हैं ग्रीन कलर ऑर्गन क्या, तो वो गाल ब्लैडर है, इसने स्टोर करना है बाइल को और तब तक ये उसे कॉन्सेंट्रेट करता है जब तक उसकी नीड नहीं होगी इन द ड्यूडेनम, और जैसे नीड होगी तो ये उसे सिक्रीट करेगा। इसके बाद हमसे वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक। तो प्रोटीन डाइजेशन किस तरह होता है स्टमक में, हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये कि ये कोऑर्डिनेटेड केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी ये पूरी तरह कंट्रोल में, उसके आपके कंट्रोल में नहीं लेकिन बॉडी से पूरी तरह कंट्रोल करिए। इसमें सबसे पहले होती है चर्निंग, यानी जो आपके मसल्स के 3 लेयर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक एंड सर्कुलर, ये तीनों मसल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि स्टमक वॉल के अंदर होते हैं। ये तीनों मिलकर सेमी लिक्विड खाइन को मिक्स करते हैं और उसे आपके गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला देते हैं। फिर होती है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन, यानी चर्निंग पहले शुरू हो गई थी और उसके बाद गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो रिलीज होता है थ्रू योर गैस्ट्रिक पिट्स, जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को इशारा देता है कि अब डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना शुरू कर दो। पहले चर्निंग होगी, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास इसका स्टेप है वो है सिक्रीशन ऑफ HCl। HCl वो केमिकल है जिसने आपकी जो स्टमक का एसिड है, स्टमक की जो इन्वायरमेंट है उसके पीएच को बहुत गिरा कर उसे एसिडिक इन्वायरमेंट दे देना है, और ये हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ता है और प्रोटीन्स को जो प्रोटीन्स को शेप दे रहे हैं हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स से प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, उनके इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को एक्सपोज कर देता है और उनके ऊपर एंजाइमिक अटैक हो जाता है, यानी हर तरफ से एंजाइम्स को घेर लेते हैं और उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को भी अमीनो एसिड्स में तोड़ के ही दम लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट आई थिंक लास्ट हमारा जो स्टेप है वो है एंजाइमिक क्लीवेज। अब ये क्लीवेज क्या होता है, ये असल में वो थोड़ी सी डिटेल है उसके अंदर कि किस तरह एक ज़ाइमोजिन एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था, किस तरह एक इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था, जैसे पेप्सिनोजन किस तरह पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था, ज़ाइमोजिन एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कहना है कि किस तरह हो रहा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो HCl है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, पर हम पढ़े हैं किस तरह होता था। तो उसके अंदर ये होता है कि जो हर एंजाइम ना आपका प्रोटीन है और वो पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, तो होता ये है कि वो अपने ऊपर से क्लीवेज करता है, लाइक अपने ऊपर से इरोजन करता है ऑफ सम पेप्टाइड्स। तो ये अपने ऊपर से पेप्टाइड चेन्स को क्लीवेज करता है और उसके नतीजे में इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वो एक स्पेसिफिक केस बता रहे हैं जहाँ पे मिल्क प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होनी है। इधर मिल्क प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है रेनिन, और रेनिन हेल्प करता है आप लोगों के जो मिल्क होता है उसे एक सेमी सॉलिड कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने से स्लो हो, आपके स्टमक के अंदर ज़्यादा टाइम लें ताकि उनके ऊपर एंजाइम्स अटैक करके मिल्क प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर सकें। अच्छा, अगला वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कहते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज एंड इट्स रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज बताना है कि एक एलोंगेटेड कैरेट शेप ऑर्गन है जो 6 इंचेस लॉन्ग है और ये 4 मेन रीजन्स में डिवाइड होता है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। जो इसका हेड होता है वो ड्यूडेनम के कर्व के पीछे टकुआ होता है और जो टेल है वो स्प्लीन की तरफ पॉइंट करी होती है। तो ये एक्सोक्राइन जो इसका टिश्यू होता है ये इसके ऊपर सेल्स होते हैं जो सिक्रेटिंग जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं। तो पैनक्रियाज के ऊपर वाले ये एंजाइम्स किस किस तरह के जो एंजाइम सिक्रेटिंग सिक्रेटरी सेल्स है ना, वो एक्सोक्राइन टिश्यू के ऊपर होते हैं जो पैनक्रियाज के ऊपर बिछा है। लाइक पैनक्रियाज के ऊपर ये टिश्यू है और उसके अंदर ये सिक्रेटरी सेल्स हैं जो एंजाइम सिक्रेट करें। अब जो सबसे पहला एंजाइम सिक्रेट करते हैं वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ेगा। दूसरा पैनक्रियाटिक लाइपेज जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ेगा, यानी पॉलीमर्स का मोनोमर्स में तोड़ें। थर्ड और फोर्थ यानी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों एंटीरोकाइनेज एक्टिवेट करते हैं इन दोनों को, और इन दोनों का काम ये है कि इन्होंने प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ना है। पांचवा जो एंजाइम है वो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जिसे ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगा और इसका काम है इसमें पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ना है। फिर छठा जो आपके पास एंजाइम है वो है न्यूक्लियस, इसका काम है इसने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ना है।
ठीक है, अब हम एंडोक्राइन टिश्यू को पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने पहले एक्सोक्राइन टिश्यू को पढ़ा। अगर आप लोग देखें, एक्सोक्राइन टिश्यू जो है वो एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा था। जो एंडोक्राइन टिश्यू है वो 1 to 2% ऑफ द ऑर्गन है, ठीक है, वो पूरे ऑर्गन के ऊपर नहीं है, बाकी सारे ऑर्गन के ऊपर एक्सोक्राइन टिश्यू है। और ये हार्मोन सिक्रीट करता है लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। लाइक आपके पैनक्रियाज का बहुत बड़ा फंक्शन होता है इन डाइजेशन। इसके ऊपर एंडोक्राइन टिश्यू भी है, एक्सोक्राइन टिश्यू भी है, जिन्होंने हार्मोन से सिक्रीट करना है, एंजाइम्स भी सिक्रीट करना है। अगला एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, आउटलाइन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो इधर हम लोग अपने एलिमेंट्री कैनाल के टॉप से शुरू हो जाएंगे, जो माउथ से एनस तक जाता है, और हम लोग एक एक करके हर एरिया को देखेंगे कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, देन हम लोग उनका फंक्शन देखेंगे किस तरह ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। सबसे पहले माउथ आपके सलाइवरी अमाइलेज एंड लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट करता है, जो दोनों एंजाइम है। वो तो सलाइवा सिक्रीट करता है, बट उसके अंदर ये दोनों एंजाइम्स हैं। तो अमाइलेज का काम है इसने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है। माल्टोज एक इंटरमीडिएट शुगर है जो स्टार्च और ग्लूकोज के दरमियान में होता है। लिंगुअल लाइपेज का काम है इसने ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को डाई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद स्टमक की हम लोग बात करें, स्टमक पेप्सिन सिक्रीट करता है, जो एक एंजाइम है, और ये HCl जो होता है, ये HCl इसे एक्टिवेट करता है, पेप्सिन का HCl एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजेन इसकी इनएक्टिव फॉर्म है और इसे एक्टिव करता है HCl। तो पेप्सिन का काम क्या है, इसने प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ना है। रेनिन जो है वो इन्फेंट्स में होता है, और ये एक स्पेशल मिल्क डाइजेशन के लिए होता है, जो एंजाइम है, और इसने मिल्क प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करनी होती है। जो हम लोग पहले पढ़ के आए कि ये मिल्क को एक सेमी सॉलिड कर्ड में कन्वर्ट करता है ताकि स्टमक में ज़्यादा देर रहे और इसके डाइजेशन के लिए एंजाइम्स को ज़्यादा वक्त मिले। उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑर्गन आ जाता है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सबसे ज़्यादा एंजाइम सिक्रीट करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले सिक्रीट होने वाला एंजाइम है वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। देन है पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। फिर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, जिनको एंटीरोकाइनेज एक्टिवेट करता है, और ये प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, जो जिसको ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है, और ये पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ते हैं। देन न्यूक्लियस है, जो जिसका काम है इसने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ना है। उसके बाद हमारा अगला जो ऑर्गन आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसके मेन चारों एंजाइम्स हैं। इरिप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है। उसके बाद एंटीरोकाइनेज जो है इसने ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करना है। लैक्टेज जो है इसने लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ना है, और माल्टेज ने माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ना है। उसके बाद अगला सेलो है डिस्क्राइब स्वालोइंग एंड पेरिस्टोलिसिस। इससे रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज ये हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमसे कहता है द सॉल्विंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, which of the following lists the phases in the correct sequence regarding the passage of food from the mouth to the stomach। तो सबसे पहले हमारे पास ओरल आता है, देन फेरेंजियल आता है, एंड देन एसोफेजियल आता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन वो हमसे कह रहे हैं पेरिस्टोलिसिस अकर्स इन स्ट्रक्चर्स ABCDEF। सबसे पहले हम लोग इनको लेबल करें। ए जो है वो एसोफेगस है, बी स्टमक है, सी पैनक्रियाज है, डी हमारे पास जिडेनम है, ई हमारे पास गाल ब्लैडर है, एंड एफ हमारे पास लिवर है। तो हमसे कहना है कि पेरिस्टोलिसिस किस किस स्ट्रक्चर में होता है, तो पेरिस्टोलिसिस ए और डी स्ट्रक्चर में होता है, यानी एसोफेगस और जिडेनम में होता है। उसके बाद जो हमसे कहता है कि थर्ड हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द फेजेस ऑफ स्वॉलोइंग विद द वॉलंटरी और इनवॉलंटरी नेचर। तो वो कहना है कि कौन कौन सा फेज है स्वॉलोइंग का, 3 फेजेस होते हैं, वो कहना है कि कौन सा जो पेयर है वो सही बना हुआ है, कि कौन सा वॉलंटरी है कौन सा इनवॉलंटरी है। तो इसके अंदर पहला पेयर ठीक बना हुआ है, ओरल फेज जो होता है वो वॉलंटरी होता है। आपने एक बार ओरल फेज को कर दिया तो अगले दोनों इनवॉलंटरी हैं, वो खुद आपकी बॉडी करेगी। उसके बाद है पेरिस्टोलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मसल मूवमेंट। तो ये होती है इनवॉलंटरी वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टोलिसिस आपके कंट्रोल में नहीं होती है, इनवॉलंटरी होती है। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ओपन टू अलाउ फूड इनटू द स्टमक। तो इसका आंसर है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। एसोफेजियल स्फिंक्टर नहीं खुलेगा तो आपका फूड आपके स्टमक में एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद हमसे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछते हैं, गिव द रोल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लोटिस इन स्वॉलोइंग। तो सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो आपकी नेजल कैविटी को के अंदर फूड का एंटर होना या वाटर का एंटर होने को प्रिवेंट करता है, एंड एपिग्लोटिस आप लोगों के एसोफेगस में फूड को एंटर होने से प्रिवेंट करता है। तो एपिग्लोटिस जो है वो फ्लिप डाउन होता है, ये एक ढक्कन टाइप चीज़ है, एंड सॉफ्ट पैलेट वो ऊपर की तरफ मूव करता है ताकि इजीली आपका जो फूड है वो आपके माउथ से आपके एसोफेगस में उतर सके। दूसरा वो शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, व्हाई इज स्वॉलोइंग कंसिडर्ड बोथ अ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। तो स्वॉलोइंग वॉलंटरी भी हो सकता है और वॉलंटरी भी इसको कहते हैं, इनवॉलंटरी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो सबसे पहला फेज है ओरल फेज
ये आप लोग खुद कंट्रोल करते हैं, ये वॉलंटरी होते हैं। एंड देन अगर आप लोगों ने ओरल फेज को अलाउ कर दिया तो उसके बाद फेरेंजियल एंड एसोफेजियल फेज खुद बॉडी कंट्रोल करती है, वो इनवॉलंटरी है। तो इसलिए swallowing इज बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। उसके बाद अगला जो हमसे शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं वो कहते हैं डिफाइन पेरिस्टोसिस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये इसकी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन बहुत अच्छी है, आप लोगों ने याद करनी है पेरिस्टोसिस की। इट इज द अल्टरनेट वेव ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। यानी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स मिलकर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में एक वेव फॉर्म होती है जिसको हम लोग पेरिस्टोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये मूव हेल्प करती है कि फूड मूव करे आगे की तरफ ऑटोमेटिकली। आगे की तरफ से क्या मुराद है कि आपकी जो एसोफेगस है वो स्टमक में जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता जाए एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो। तो आगे का मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल में आगे जाए। उसके बाद हमसे जो लास्ट को क्वेश्चन करते हैं, नो सॉरी, अगला जो हमसे शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं वो कहते हैं द डायग्राम शोज some food moving along the alimentary canal by peristalsis. What are the muscles in the wall of the alimentary canal doing at point X? तो पॉइंट एक्स पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं एंड जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे एक्स पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन नजर आई है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे सर्कुलर मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 3 फेजेस ऑफ स्वॉलोइंग। तो मैंने तीनों डायग्राम्स बनाए हैं। तीनों डायग्राम्स, जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस तरह का तो उस बायो में आप लोग डायग्राम्स बनाए तो इंप्रेशन अच्छा होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों डायग्राम्स, ये उसके फेजेस हैं स्वॉलोइंग के, एंड देन आप लोग एक एक दो दो लाइनें भी लिखेंगे ना तो आप लोगों के पूरे नंबर आ जाते हैं। तो ये ओरल फेज, फेरेंजियल फेज और एसोफेजियल फेज की एक एक लाइन थी कि जो ओरल फेज है वो आपकी जो टंग है वो आपके बोलस को पिछली तरफ पुश करती है, ओरल फेज के अंदर होता है। एंड फेरेंजियल फेज के अंदर क्या होता है कि आपकी नेजल कैविटी बंद हो जाती है थ्रू योर एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस से तो खैर आपका एसोफेगस बंद होगा, लेकिन थ्रू योर सॉफ्ट पैलेट एंड आपका नेजल कैविटी बंद हो जाती है। एंड एपिग्लोटिस और सॉफ्ट पैलेट मिलके आप लोगों के नेजल पैसेजेस एंड एयरवेज क्लोज करते हैं ताकि फूड जो है वो फेरिंग्स में एंटर हो सके। एंड एसोफेजियल फेज के अंदर क्या होता है कि पेरिस्टोसिस शुरू हो जाती है, वो एसोफेगस के अंदर आप लोगों के फूड को, आप लोगों के बोलस को मूव कराती है। उसके बाद हमारे पास अगला सेलर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द विलस इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ कैपिलरीज एंड लैक्टियल। तो इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है विच वेजल विदिन अ विलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इसका आंसर है हमारे पास लैक्टियल। लैक्टियल जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन विलस। ठीक है, उसके बाद विलाई आर प्रेजेंट इन intestine. After absorption from the capillaries of the villi, water soluble nutrients are transported to the liver via hepatic portal vein। ये वो मेन वेन है जो आप लोगों के लिवर तक जाती है थ्रू योर ये जो आप लोगों की जो कैपिलरीज हैं सारी मिलके ये हेपेटिक पोर्टल वेन में आती हैं, ये सीधा आप लोगों के लिवर तक जाती है। उसके बाद आप लोगों से जो शॉर्ट क्वेश्चन रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछते हैं वो 3 हैं। इसके अंदर पता नहीं, ये पूरे 3 ही हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले कहते हैं कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ए बी सी। तो ए जो है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं, बी जो है हमारे पास एपिथेलियम है या माइक्रोविलाई है, एंड सी जो है वो लैक्टियल है। ठीक है, उसके बाद वो कहना है नेम द टाइप ऑफ केमिकल दैट वुड बी एब्जॉर्ब्ड इन स्ट्रक्चर ए एंड सी। ठीक है, तो इस पार्ट का जवाब ये है कि ए के अंदर हमारे पास वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बी के अंदर जो यानी लैक्टियल के अंदर जो सॉरी सी था स्ट्रक्चर वैसे लैक्टियल। तो उन्होंने पूछा था कि ए और सी के अंदर कौन सा था, सी का जवाब था फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। ये टाइपिंग मिस्टेक थी, इसको इग्नोर करें। देन अगला हमारे पास जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो है हाउ डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स विया द लैक्टियल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। तो फ़र्क ये है कि जो आप लोगों के फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लैक्टियल के अंदर चूंकि चले जाते हैं, वो आप लोगों के मेन लिम्फ वेजल के अंदर चले जाते हैं, वो लिम्फेटिक लैक्टियल्स के अंदर चले जाते हैं। तो वो आप लोगों के जो लिवर के अंदर जाना था हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, उस प्रोसेस को ये बाईपास कर लेते हैं, यानी उस प्रोसेस को स्किप कर देते हैं। तो ये इनको जो होता है इनका डिफरेंट होता है वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स से, कि वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स लिवर में जाके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, एंड जो लैक्टियल के थ्रू फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को बाईपास कर देते हैं। ठीक है, और
ये जो है वाटर सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सबसे पहले लिवर के पास जाते हैं ताकि उनकी फिल्ट्रेशन हो। ठीक है, जो थर्ड वो हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं वो कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स इन द विला एंड हाउ आर दे ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये अमीनो एसिड, सिंपल मोनोसैकेराइड्स, वाटर एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं ये हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू पहले लिवर पे जाते हैं एंड देन जनरल सर्कुलेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद हमसे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन करते हैं कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ विला इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड एक्सप्लेन हाउ देयर स्ट्रक्चर सपोर्ट्स देयर फंक्शन। तो हम लोग देखने लगे हैं, मैंने सारी बातें लिख दी हैं जो आप लोग इस सवाल के अंदर लिख सकते हैं कि जो विला हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सिंगल लेयर एपिथेलियम के बने होते हैं ताकि इनके अंदर जो डिफ्यूजन है वो आसान हो जाए। ठीक है, और फिर ये है कि ये इनके अंदर रिच नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज ताकि ये वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। उसके बाद इनके सेंट्रल लैक्टेज होता है ताकि ये फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को भी इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। उसके बाद ये विलाय की दो पिक्चर्स हैं जो अगर आप बना दें तो इंप्रेशन बहुत ग्रेट आएगा। तो ठीक है, इसके बाद अगला एसएलओ है सॉर्ट आउट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद रिस्पेक्ट टू देयर सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट्स। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज ये हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द न्यूट्रिएंट विद इट्स ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। तो ऑप्शन डी, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट हैं एंड देन उनका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो अमीनो एसिड्स हैं। फैट्स कभी भी सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन नहीं होते, प्रोटीन्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के तो बने ही नहीं होते एंड कार्बोहाइड्रेट्स अमीनो एसिड्स के नहीं बने होते। तो अगला है विच एंजाइम इनिशिएट्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन द माउथ। तो इसका जवाब है स्लाइवरी अमाइलेज, क्योंकि माउथ के अंदर आप लोगों को पता है बाकी तीनों में से तो कोई होता नहीं है, ना पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ना पेप्सिन है, ना माल्टेज है। तो आंसर तो स्लाइवरी अमाइलेज ही है। थर्ड वाला है विच ग्रुप ऑफ ब्रश बॉर्डर एंजाइम कन्वर्ट्स डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड। तो इसका आंसर है आप लोगों के पास माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। तो इनको उन्होंने कहा है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। ठीक है, जो डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ते हैं। तो क्योंकि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसको वो ग्लूकोज में तोड़ा है माल्टेज। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ा है, लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ा है। तो ये सारे डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ा है, तो यही वो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं जो जवाब है ए। उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट proteins in the small intestine and state their primary products। तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन वो एंजाइम्स हैं पैनक्रियाटिक जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका काम क्या होता है कि उन्होंने प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगला वो हम सवाल कर रहे थे कि हम लोगों ने एंजाइम्स एनलिस्ट करने हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये वो चारों एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने में हेल्प करता है, इंटरमीडिएट जो शुगर है वो माल्टोज है। देन माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। उसके बाद एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है आउटलाइन द की एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग देयर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। तो हम लोगों ने वो सारे एंजाइम बताने हैं जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में इस्तेमाल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट बताने हैं। तो ये वो 3-4 एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, इधर आते हैं आप लोग हैं पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं एंड पेप्टाइडेज पेप्टाइड्स को फाइनली फ्री अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। तो ये था तो लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने बस इसे किसी तरह एक्सटेंड करके लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद वो हमसे ऐसा लोग अगला है स्टेट द साइंस एंड सिम्टम्स कॉजेज ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशंस ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ गट आइडोट डायरिया कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विच डाइट इज रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग डायरिया। इसका आंसर है ब्राड डाइट यानी बनाना राइस एप्पल एंड टोस्ट डाइट। और क्या है विच बैक्टीरिया इज अ मेजर कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। उसके बाद है विच लाइफस्टाइल फैक्टर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन। तो लो डाइटरी फाइबर अगर आप लोग लेंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएंगे। उसके बाद है शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया। तो लूज वाटर स्टूल्स, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल क्रम्प्स एंड डिहाइड्रेशन आर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड मेन कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। तो सिम्टम्स है बर्निंग स्टमक पेन यानी आप लोगों को जो मैदे की जलन होती है, उसके बाद इनडाइजेशन और नोजिया यानी वॉमिटिंग। उसके बाद कॉजेज के क्या हैं, एक
जो हमारे पास बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है। और अगर आप लोग पेन किलर्स बहुत अरसे तक यूज़ करते रहें तो वो भी आप लोगों को अल्सर कॉज़ कर सकता है। उसके बाद हमारा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हाट आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड हाउ कैन इट बी ट्रीटेड। तो सिम्टम्स हैं डिफिकल्ट एंड इनफ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट और हार्ड ड्राई स्टूल्स। और इसका एक सिम्टम ये भी है कि पेनफुल स्ट्रेनिंग होती रहती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप लोगों ने डाइटरी फाइबर ज़्यादा लेनी है, वेल हाइड्रेटेड रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है और लेक्सेटिव लेना है अगर आप लोगों को कोई प्रोफेशनल ये रिकमेंडेशन दे। ठीक है, ये वो सारे एसएलओज़ थे जिन पे सारे चैप्टर बेस करता था। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।